हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों ने लास्ट सेशन डे 1 वाला सेशन फॉर श्योर देखा है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज है डे नंबर 2, जिसमें कि अगेन हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट टू। आज हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरीथिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सभी आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। So let's get started with question number 1 that we have. So we have been given 3 numbers, 161, 0.161 and 0.0161 centimeter. हमें इनमें respectively we have to tell the number of significant figures in them, right? ये हमको बताना है। तो 3 रूल्स बड़े सिंपल हैं significant figures के। नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर 2, डेसिमल से पहले वाला जो ज़ीरो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, राइट? तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि जो भी एंड में ज़ीरोज़ आएंगे वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है भाई? तो देखो, अगर आप 161 की बात करो तो इसमें सारे ही नंबर्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। नेक्स्ट नंबर है 0.161। तो देखो यार, इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि डेसिमल से पहले वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसमें भी 1, 6 and 1, 3 significant figures. And option number 3, pretty tricky, 0.0161, right? 0.0161. तो जैसा कि मैंने आपको एंड में बताया कि सिर्फ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर्स ही सिग्निफिकेंट है, करेक्ट? अगर ये नंबर होता 0.0160 तो जो लास्ट वाला ज़ीरो होता वो सिग्निफिकेंट होता, ओके? पर इस केस में तीनों ही डिजिट्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं। So our answer will be 345, no, 333, yes. So option number B here is the right choice. I hope that it is clear. Now let's move ahead to the next question. Equal masses of H2O2 and methane have been taken, okay, in a container of volume V at temperature this इन आइडेंटिकल कंडीशन। तीनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम कंडीशंस पे रखे गए हैं, ओके? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो हमने गैसेस ली हैं हमें उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं? वी हैव बीन यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ, राइट? दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। और ये लॉ क्या कहता है बच्चे? ऑल गैसेस at same conditions of temperature and pressure they have like the same number of molecules, correct? और आप number of moles को volume से relate कर सकते हो, right? यहाँ पे आप दूसरा concept क्या कह सकते हो? एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग ही, right? आप बोल सकते हो कि जो number of moles होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे? वॉल्यूम के, सही है? तो क्या अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हम वॉल्यूम का भी रेशियो निकाल सकते हैं, करेक्ट है? तो चलो भाई, हम क्या निकाल लेते हैं? रेशियो ऑफ मोल्स, राइट? वही इक्वल होगा किसके? जो हमको रिक्वायरमेंट है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, ओके? तो मान लेते हैं कि हमारे पास हर किसी के x ग्राम्स है, क्योंकि हमने इक्वल मास लिया है हर किसी का, ओके? सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव x ग्राम, सो से x एंड लेट्स टॉक अबाउट H2 फर्स्ट। सो गिवन वेट x ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना होगा? 2। रेशियो मोल्स ऑफ O2, इसका गिवन वेट कितना है भाई? x,
over its molecular weight 32, right? O2, एक O का होता है 16, तो O2 का हो गया 32. Then we have methane, that will be X over CH4, right? CH4 is methane, right? CH4 is methane. तो इसका molecular weight कितना हो गया? 12 plus 4 यानी कि 16. तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, देखो x by 2 is to x over 32, तो ये कितना निकल के आएगा? 16 is to 1, right? So this is going to be 16 is to 1. और जब आप x over 32 बड़े वाला फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाई 16, तो क्या आएगा? 1 by 1 is to 2, right? So 16 is to 1 is to 2, यही रेशियो निकल के आएगी और यही है आपका फाइनल आंसर. ठीक है भाई. सो 16 is to 1 is to 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपने नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कैसे निकालते हैं? गिवन वेट W ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M. Is that clear? जल्दी से देखो. And let's talk about the next question. Okay? What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm pressure is needed to burn 1 liter of propane gas completely? Okay? Measured under the same conditions. सबसे पहले प्रोपेन क्या होता है? प्रोपेन होता है C3H8, राइट? और आप जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करते हैं, यानी कि आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रहा है, राइट? अभी हम इसको बैलेंस भी करेंगे, राइट? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिलेगा? CO2 plus H2O, राइट? वील गेट CO2 plus H2O. Let's try to balance this equation, beta. Take a moment and try to balance it. Now, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, राइट? तो ये हो गया बैलेंस. ये हो गया बैलेंस और ये हो गया सब कुछ बैलेंस, राइट? 10 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन, राइट? नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, करेक्ट? अब हमसे पूछा गया है कि बेटा अगर आपके पास एक वॉल्यूम है किसकी? प्रोपेन गैस की, तो आपके पास कितना वॉल्यूम होना चाहिए ऑक्सीजन? तो जैसा कि अभी हमने एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा कि आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, राइट? तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि 1 मोल प्रोपेन गैस को 1 मोल ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, राइट? और हम इसको लीटर्स में भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर प्रोपेन गैस को 5 लीटर या 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है. तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10, 7, 6, 5 लीटर्स. क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये नीट का PYQ ही है. ओके, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 are 32 and 64 respectively. हमको पता है. If 1 liter of oxygen at 15 degrees Celsius and 750 mm pressure contains N molecules. Okay. 1 लीटर ऑक्सीजन गैस के पास N molecules है इस कंडीशन पे. Then the number of molecules in 2 liters of SO2. 2 liters किसके? SO2 के. इन द सेम कंडीशन, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑप्शन देखो, हमको n के टर्म्स में बताना है. ओके, सो वी नो दैट 1 लीटर ऑफ O2 contains how many molecules बच्चे? N molecules, right? This is given to us. This is what is given to us, right? तो अगर हम फिर से एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करेंगे फिर से बच्चे एवोगैड्रोस लॉ के बारे में. अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट Avogadro's law.
सही है। तो अगर हमारे पास 1 लीटर कोई सी भी गैस है सेम कंडीशन पे, है ना, सो 1 लीटर ऑफ ऑल द गैसेस विल हैव n molecules. तो 2 liters of O2 will contain 2 liters of O2, और चाहे इसकी जगह हम SO2 की भी बात करें क्योंकि वो सेम कंडीशन पे प्रेजेंट है, और SO2, ठीक है, सेम कंडीशन पे अगर हम बात करें चाहे O2 की चाहे SO की, और अगर 2 लीटर है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इट विल बी कंटेनिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? जस्ट डबल ऑफ इट। 1 लीटर के पास n मॉलिक्यूल्स, तो 2 लीटर के पास 2n मॉलिक्यूल्स। सो दिस बिकम्स आवर आंसर, 2n molecules. Okay, this is 2n molecules. I hope that this is clear. और हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया भाई? एवोगैड्रोस लॉ। चाहो तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, equal volumes of all the gases, equal volume of all the gases contain equal number of molecules. Okay, contain equal number of molecules कब? at same conditions of temperature and pressure. Okay, at same conditions of temperature and pressure. This is T and P, temperature and pressure. जल्दी से इसको देखिए. I hope that this is clear to you. And what is this? This is nothing but Avogadro's law. Okay? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. What is the weight of oxygen that is required for the complete combustion of 2.8 kg of ethylene? Okay, अगर हमारे पास 2.8 kg इथाइलिन है तो उसको प्रॉपर कंबस्शन करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमको बताना है. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आई बिलीव यस. ओके, तो बच्चे इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन होता है C2H4, राइट? C2H4 करेक्ट है. जब आप इसका ऑक्सीजन के साथ बेसिकली कंबस्शन रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन है तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इज इट इनफ फॉर अस? नो, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो चलो भाई बैलेंस कर लो अपनी इक्वेशन को. इधर 2 कार्बन, ये लो जी, इधर आ गए 2 कार्बन. अभी उधर कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 4 and 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये लो, ये हो गए हाइड्रोजन बैलेंस. करेक्ट है. अभी उधर 4 ऑक्सीजन, उधर 2, 6 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, तो इधर आ जाएगा 3O2. अभी देखो सब बैलेंस है. बिल्कुल यार, सब बैलेंस्ड है. सही है. तो देखो, जब आप 1 मोल इथाइलिन को कंबस्शन करा रहे थे, है ना, जब 1 मोल इथाइलिन के कंबस्शन की बात हो रही थी तो 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था, राइट? 1 mole C2H4 requires 3 moles of oxygen, right? 3 moles of O2. आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल. पर क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? नहीं. हमें क्या गिवन है? मास. क्या हम मास से डायरेक्टली रिलेट करते हैं? नहीं. हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स से या फिर वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, पर मास से कभी नहीं करना केमिकल इक्वेशन को देखते हुए. तो चलो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. हमारे पास है 2.8 kg. हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ 2.8 kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम्स में. सो 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट विल बी 2800 grams, राइट? 2800 grams. Given weight over molecular weight. Molecular weight of ethylene कितना आएगा?
12 plus 12, 24, 24 plus 4, 28, right? तो बच्चे कितने मोल्स आ गए? 100 मोल्स, राइट? 2.8 kg ऑफ इथाइलिन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 100 मोल्स के बारे में। अब एक मोल को अगर 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अगर एक मोल इथाइलिन को 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 100 मोल इथाइलिन को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 300 मोल्स की। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? 100 into 3, that is 300 moles of O2 required, right? Of O2 required. क्या हमें हमारा आंसर मोल्स में बताना है? देखते हैं। हमें हमारा आंसर किलोग्राम्स में बताना है, तो बता देते हैं भाई। सो वी ऑलरेडी नो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, राइट? तो हमें 300 मोल ऑक्सीजन का मास पता करना है, यानी कि W की वैल्यू हमें पता करनी है। सो दिस W विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मैम? 300। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होता है मैम? 32, करेक्ट? 32 इंटू 3 क्या होता है? 96। तो आंसर क्या हो गया? 9600 ग्राम्स, करेक्ट? अभी जो हमारा जवाब आया है वो ग्राम्स में निकल के आया है, पर हमें हमारा जवाब किलोग्राम्स में चाहिए, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। सो दैट वुड बी 9.6 kg. This is going to be our final answer. Let's check option number A itself is 9.6 kgs. तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमारे पास 2.8 kg इथाइलिन है, उसकी कंप्लीट कंबस्शन के लिए, ताकि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हमें 9.6 kg ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। Let's look at the next question. The element X has the following isotopic composition. Okay, एक एलिमेंट है X जिसका मास 200 है, वो नेचर में उसकी कितनी अबंडेंस है? 90%। ओके, जिसका मास 199 है उसकी अबंडेंस है 8%, और जिसका मास 202 है उसकी अबंडेंस है नेचर में 2%। ओके, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि एटॉमिक मास क्या होने वाला है इस एलिमेंट के लिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी देखो, यू ऑलरेडी नो कि बच्चे मेथड नंबर 1 इसके लिए क्या हो सकता है कि आप अपना फॉर्मूला आराम से लगाओ and you will get your answer. What's the formula? Since we have 3 isotopic forms here, तो आप क्या बोलोगे? A1x1 plus A2x2, A1x1 plus A2x2 plus A3x3 over 100, right? यहाँ पे बच्चे जो A है ना, A1, A2, A3, ये जो भी A के टर्म्स में है वो है हमारा एटॉमिक मास, है ना, डिफरेंट आइसोटोपिक मास, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है। और x क्या है? देयर रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस। ओके, x इज देयर परसेंटेज अबंडेंस। ओके, दिस इज ओके। सिंपली आपको A1, X1, A2, X2, A3, X3 सबकी वैल्यूज गिवन है, आप इसको सॉल्व करो एंड वी विल गेट द आंसर। चलो वैल्यूज डाल के भी देख लेते हैं। सो वी कैन से दैट 200 into 90, 200 into 90 for the first one, mass 200, abundance 90%, plus 199 into 8, right? Plus 199 into 8 plus थर्ड आइसोटोपिक फॉर्म की बात करते हैं, 202 into 2, right? That would be 202 multiplied by 2 and whole divided by 100, right? 100. तो जब आप इसको actually solve करोगे, this value will approximately come out to be, this value will
come out to be 199.96, I believe, okay, 199.96, okay, which is very close to 200, right? 200 AMU or U whatsoever, right? 200 U, let's just write it at, this is approximately equal to what? 200 U, correct? तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या हो सकता है बेटा? मेथड 2, कॉमन सेंस। मेथड 2 क्या है बच्चे हमारे पास? कॉमन सेंस। कैसे? आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है ना? जो भी सबसे ज्यादा नेचर में प्रेजेंट है, राइट? जैसे कि इधर ये 90% अबंडेंस में प्रेजेंट है जिसका मास नंबर है 200, करेक्ट? तो जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी एटॉमिक मास की, वो 200 के सबसे ज्यादा करीब होगी, राइट? तो आप बोलोगे कि मैम 200 के सबसे ज्यादा करीब तो 199 भी होता है, राइट? तो बेटा 199 तो एटॉमिक मास तभी होता है ना कि जब ये जो 8% नेचर में है वो 100% होता, तभी आपका 199 निकल के आ सकता था। अब आप बोलोगे मैम 201 भी तो हो सकता है। बेटा ये 200 से तो एक्सीड करेगा ही नहीं अपने केस में, क्योंकि 202 वाले की एग्जिस्टेंस अबंडेंस बहुत कम है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है? 200 U, राइट? क्लोजेस्ट टू 200, क्योंकि वो नेचर में 90% एग्जिस्ट करता है। आई होप इट्स क्लियर, ओके? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक्चुअली प्रॉपर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट देखो कि जो नेचर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है उसके करीब ही एटॉमिक मास जो है वो होगा। जैसे कि आप अगले क्वेश्चन में भी देख सकते हो, बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरॉन 90 एंड बोरॉन 81, ओके? तो यहाँ पे अगेन हमें एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो फिर से अगर आप मेथड 1 पहले लगाओ, हमारा फॉर्मूला वो क्या है? अब की बार आपके पास 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं, तो आप बोल सकते हो मैम A1X1 प्लस A2X2 ओवर 100। फिर से यहाँ पे क्या है बेटा? जो A है वो डिफरेंट आइसोटोपिक मासेस के बारे में डील कर रहे हैं हम। ये क्या है? आइसोटोपिक मास, जो कि आपको गिवन है। और X क्या है? देयर परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है भाई, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दिस इज परसेंटेज अबंडेंस, करेक्ट? तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो देखो, पहला हमारे पास क्या है? बोरॉन 10, राइट? उसका मास क्या है? 10, और इसकी अबंडेंस कितनी है नेचर में? 19%। सो 19 प्लस बोरॉन 11, दैट इज प्रेजेंट 81% इन नेचर, राइट? सो 11 इंटू 81 ओवर 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ओवर 100, राइट? क्योंकि हमें परसेंटेज गिवन है, दैट्स वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो छोड़ते हैं, अभी इसको सॉल्व करना छोड़ते हैं, अभी सोच के देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? बोरॉन 11 जो है वो नेचर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ना, 81%। तो आप क्या बोलोगे मेथड 2 के अकॉर्डिंग? आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू मेथड 2, दैट वाज योर कॉमन सेंस और एवरेज, आप बोलोगे कि जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आना चाहिए, it should be close to 11. Average atomic mass must be closest to 11, right? Closest to 11. अब इसमें देखते हैं 11 के सबसे पास वाली वैल्यू कौन सी है? 10.8, यस 11 के पास है, हो सकता है 10.2, 10 के ज़्यादा पास है, तो 10.2 तो नहीं हो सकता। 11.2, बेटा जो हाईएस्ट वैल्यू, क्या एवरेज यहाँ पे 11 से ऊपर हो सकती है? हो ही नहीं सकती, तो 11.2 भी आंसर नहीं हो सकता। देन 10 भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ बोरॉन 10 100% होता नेचर में, तभी उसका आप बोलोगे कि एक तरीके से एटॉमिक मास 10 निकल के आता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 8, 10.8।
करेक्ट है। तो एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व भी करोगे आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 10.8 U। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बात करते हैं। अ कंपाउंड X has two elements, X and Y, okay? We have X and we have Y, 50% each। एक कंपाउंड है जिसका उसमें X है और Y है, दोनों की जो परसेंटेज है वो 50% है, ओके। एटॉमिक मास ऑफ X is 20 and Y is 40। What can be its simplest formula? So basically हम लोगों को empirical formula बताना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो, जस्ट अज्यूम दैट यू हैव 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। उससे क्या होगा, आप इस परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? वी कैन अज्यूम, लेट्स अज्यूम that we have 100 gram of compound, okay? We have 100 gram compound. Is that okay? Yes. तो आप क्या बोल सकते हो, what is the given weight of X? So हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि X हमारे पास कितना हो गया, 50 ग्राम्स हो गया, और Y हमारे पास कितना हो गया, Y भी हमारे पास 50 ग्राम्स हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। क्या अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X एंड Y निकाल सकते हैं? येस और नो? एटॉमिक वेट हमें X का भी पता है, Y का भी पता है, उनका मास कितना बेसिकली गिवन है हमें वो भी पता है, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X, गिवन वेट 50 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट कितना, एटॉमिक वेट, एटम की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी 20, राइट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वुड बी 5/2, it becomes 2.5, right? It becomes 2.5. Now let's talk about number of moles of Y. क्या होगा, given weight कितना है, again 50 grams over its atomic weight that is given to us as 40। फिर से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4 which is 1.25। कितना आता है ये, 1.25। एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स की सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होती है, राइट। तो अगर आप x की बात करो और y की बात करो, तो फॉर x दिस वुड बी 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25। दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, डायरेक्टली 2, राइट, इट विल कम आउट टू बी 2 and 1.25 divided by 1.25। बेसिकली हमें नंबर ऑफ मोल्स को, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम दोनों को उससे डिवाइड कर देंगे ताकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए, ठीक है भाई। सो दैट विल बी 1.25 ओवर 1.25, सो इट कम्स आउट टू बी 1। और इसी को ही यूज़ करके हम क्या बताते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग दिस आप क्या बोल सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, x2y, x2y1, so x2y, this is our final answer। option number B is the right choice। is it clear? I think so। next question देखो भाई, the empirical formula of a compound is CH2O2, okay? What could be its molecular formula? अब देखो, आपको ये भी बताया हुआ है कि जब आप empirical formula यानी कि जो simplest formula होता है, जब आप उसको किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो, ओके, एक फैक्टर से, तब जाके आपको क्या मिलता है, देन यू गेट व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तब जाके हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर formula, right? So if it is CH2O2, for instance, let me make you understand, okay? We have CH2O2, okay? ऐसा भी हो सकता है कि n की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, n की वैल्यू, सपोज अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और यहाँ पे लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा, CH2O2, CH2
O2. ओके, नाउ सपोज अगर हमारे N की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 हो जाती है, तो अभी भी मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O2 और N की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4O4. ठीक है, सो दिस वुड बी C2H4O4. सपोज अगर N की वैल्यू 3 हो जाती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या था? CH2O2. तो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3H6O6. C3H6O6. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपको क्या चीज चेक करनी है. तो अगर आप ऑप्शन देखो C2H2O2, ये तो नहीं हो सकता. C2H2O4, ये भी नहीं हो सकता. C2H4O4, C2H4O4, ये देखो, these are the same things, करेक्ट. तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके लिए N की वैल्यू कितनी है? 2, करेक्ट. सो वी हैव हियर N is equal to 2 for the right answer. It could be this, it could be N is equal to 4, it could be anything. Okay? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. 0.48 gram of a compound containing boron and oxygen contains 0.192 grams of boron and 0.288 grams of oxygen. Okay? तो हमें बताना है उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या फॉर्मूला होता है? और ये तो आप वैसे भी बता सकते हो, है ना. परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, है ना, कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है उसमें कितना मास उस एलिमेंट का प्रेजेंट है, दैट मास. ओके, मास ऑफ एलिमेंट ओवर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. क्योंकि आप बेसिकली एक फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हो, देन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, सो परसेंटेज. ओके, सो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको परसेंटेज बोरॉन निकालना है, ठीक है, जो कि हमें यस सबसे पहले बोरॉन बताना है. सो इफ वी हैव टू टेल परसेंटेज बोरॉन, ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ द एलिमेंट कितना है? 0.192 ग्राम्स, 0.192 ग्राम्स ओवर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हमें कितना गिवन है? 0.48, 0.48. and if we multiply this by 100 we will get our answer. ठीक है. सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज ऑक्सीजन बताना है, ठीक है, सो हाउ आर वी गोना डू इट? परसेंटेज ऑक्सीजन, उसका गिवन मास कितना है? 0.288 ग्राम्स, 0.288 ग्राम्स. एंड अगेन सैंपल पूरे कंपाउंड का मास कितना गिवन है? 0.48 grams. So if you multiply it by 100, again you will get your answer, right? जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कि फाइनल आंसर जो है वो क्या निकल के आने वाला है. So this will be how much? I hope you have calculated it. It becomes equal to 40%. So we can say that we have 40% boron and we have 60% oxygen. Is it clear? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए. I think it's clear. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. 4.88 grams of KClO3 when heated produced 1.92 grams of oxygen and 2.96 grams of KCl. Which of the following statement regarding the experiment is correct? तो चलो पढ़ के देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है. तो बेसिकली हमें बताना है कि कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, राइट. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. जब KClO3 को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चे? KCl plus O2, right? We are getting
KCl प्लस O2, सही है। तो 2 ऑक्सीजन उधर, 3 ऑक्सीजन इधर, राइट। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? 3 2 2, राइट। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, करेक्ट। नेक्स्ट हमें क्या पता करना है? चलो, अगर हमारे पास बेटा 4.88 ग्राम्स ऑफ KClO3 है, 4.88 ग्राम ऑफ KClO3 है, तो हमारे पास कितना KCl आया है? 2.96 ग्राम्स, 2.96 ग्राम्स। और O2 कितना है? 1.92 ग्राम्स, 1.92 ग्राम्स। तो जो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या है? लॉ ऑफ conservation of mass, right? This is the first thing which enters in our mind, which is law of conservation of mass, right? इसमें क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो ये हमारा एक छोटा सा, आप क्या बोलोगे? मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे 2.96 प्लस 1.92 अगर हम करेंगे, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 4.88, राइट। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है वो वैलिड है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट with 5.85 grams of sodium chloride to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate. Okay, if the law of conservation of mass is followed. बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चल, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बच्चे? AgNO3, राइट। तो इन्होंने हमसे कहा कि जब AgNO3 सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर क्लोराइड, यानी कि हमें मिल रहा है AgCl, और साथ में क्या मिल रहा है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, राइट। हमें क्या मिल रहा है साथ में? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और हमसे कहा गया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यहाँ पे फॉलो किया गया है, करेक्ट। तो हमारे पास AgNO3 बच्चे कितना था? हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट। ओके, तो सपोज अगर ये X है, ठीक है, हमें मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बताना है। जब इसने 5.85 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, 5.85 ग्राम्स के साथ, तो अगेन मास ऑफ रिएक्टेंट जो है बच्चे, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो रहा है, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली इतने इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे नीट में, डोंट वरी। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? AgCl 14.35 प्लस 8.5, राइट, ग्राम्स। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, 8.5, 5.5, अराउंड 17 ग्राम्स आई गेस, यस। तो यहाँ से जो ये X की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी? 17 grams. Just calculate it and you will find it out. Okay? Is it clear? So we can say that option number C is the right choice. Clear? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. What mass of hydrochloric acid HCl is needed to decompose 50 grams of limestone? Limestone क्या होता है? CaCO3, right? Limestone is CaCO3. तो जब CaCO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. करेक्ट है?
बिल्कुल सही बात। अभी हमें इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट? सो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, आई बिलीव नाउ ओनली दिस बिकम्स बैलेंस्ड इक्वेशन, करेक्ट? तो 1 मोल CaCO3 को 2 मोल HCl चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए, राइट? हमारे पास कितना है? 50 ग्राम CaCO3 हमारे पास मौजूद है। क्या हम इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। पहले अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, which comes out to be 40 plus 12 plus 16 into 3, right? That's 48, 12, 100, right? It comes out to be 100 grams per mole, correct? तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास से W over its molecular weight capital M, right? So this becomes, given weight is 50 grams, molecular weight is 100 grams. कितने मोल्स हो गए बेटा? ये निकल कर आ गए 0.5 मोल्स, करेक्ट? तो बच्चे जब कंप्लीट रिएक्शन था, 1 मोल CaCO3 को 2 मोल HCl की रिक्वायरमेंट थी, एग्जैक्टली डबल। तो अगर 0.5 मोल CaCO3 है तो कितना HCl रिक्वायर्ड होगा? एग्जैक्टली 0.5 का डबल, राइट? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 1 मोल HCl जो है वो रिक्वायर्ड है, करेक्ट? क्या हमें आंसर मोल में देना है? नहीं, हमें आंसर ग्राम्स में देना है। तो बता दो यार, नंबर ऑफ मोल 1, वेट हमें निकालना है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। एंड प्रिटी ऑब्वियस, अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली उसके मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हो। तो ये वेट निकल के आ गया कितना? 36.5 grams. So this becomes our final answer, which is option number A only. Is it clear? Yes. आगे बात कर लेते हैं। The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. तो हमें बताना है कि अगेन यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है? ये हमें बताना है। तो देखो, 2 एलिमेंट्स, 2 हमको यहाँ पे डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और N2 और O2 हमको गिवन है, ठीक है भाई? जब 14 ग्राम नाइट्रोजन हमने लिया तो उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। अगेन 14 ग्राम को 32 के साथ किया। अगर मैं यहाँ पे भी से नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देती हूँ, ठीक है? फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन, तो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि आप अब तक समझ गए हो कि क्या हो गया है ना, क्या होगा? फिक्स द मास ऑफ N2, ओके? सो दिस विल बी what? If this becomes 14 grams, this becomes again 16 grams. तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम ही है, करेक्ट? अगेन अगर इसको हम कर दें 14 ग्राम्स तो ये कितना हो जाएगा? हाउ मच वुड दिस बी? एग्जैक्टली 40 grams, okay? That would be 40 grams, correct? I hope this is clear. तो बच्चे जब आप इसको देखोगे सो यू विल सी कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन है इट इज इन सिंपल होल नंबर रेशियो, करेक्ट? हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया कितना? 14 ग्राम्स। तो जो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ रहा है इट इज लाइक 16, 32, 16 एंड 40, राइट? 1:2:5, आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, राइट? आई थिंक दैट दिस इज क्लियर। सो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जब 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड से ज्यादा बनाने में सक्षम होते हैं, तब कौन सा लॉ पिक्चर में आता है? देन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चा? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ
multiple proportion. Is it clear? So कौन सा ऑप्शन है भाई? डेफिनेट proportions नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल proportions. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं. Which one of the following pairs of compounds illustrates law of multiple proportions? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अभी भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जब दो एलिमेंट, ओके से अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जब वो अलग अलग रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम होंगे. वहां पर पिक्चर में आता है कौन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो तो पहला है H2O और दूसरा है Na2O, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता. MgO एंड Na2O, ऑक्सीजन सेम है बट जो दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम, वो देखो एक में मैग्नीशियम है एक में सोडियम है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता. Na2O एंड BaO, अगेन ऑक्सीजन ठीक है पर एक जगह सोडियम है एक जगह बेरियम है, ये भी नहीं हो सकता. पर अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखो, Sn और Cl दोनों ही, मतलब जो बेसिकली पेयर हमें गिवन है वहां पे अब सिर्फ दो ही एलिमेंट्स का यूज हो रहा है, Sn और Cl, है ना. पर ये अलग अलग रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना पा रहे हैं. जैसे कि एक जगह SnCl2 बनाया, करेक्ट, और SnCl4 भी बनाया, सिर्फ और सिर्फ Sn और Cl के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इज इट ओके? आई थिंक सो. आगे बात कर लेते हैं. द स्टेटमेंट्स फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर गिवन बिलो. मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. ओके, तो जो स्टेटमेंट गलत है वो हमारा सही जवाब है. ठीक है, हमें पता करना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है. चलो देखते हैं. A compound always contains exactly the same proportions of elements by weight. Yes, this is law of definite proportions, है ना, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बात करो, से H2O, राइट, नो मैटर आप उसको कहाँ से लेके आ रहे हो, वो तालाब का पानी है, नदी का पानी है, आपके नल का पानी है, उसमें हमेशा दो एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा. ऑल्टरनेटिवली आप बोल सकते हो कि अगर आप एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक की बात करेंगे, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. करेक्ट, सो दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. आगे बात करते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये हमारा सही जवाब नहीं है. ओके, when gases combine they do so in a simple ratio by weight. Gay-Lussac's law, बेटा ये Gay-Lussac's law तो नहीं है. जब आप लॉ, दिस इज बेसिकली नथिंग बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. तो जो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Gay-Lussac's law क्या कहता है कि आप रेशियो ऑफ number of moles of reactants and product is like a simple whole number ratio. तो ये स्टेटमेंट क्योंकि गलत है इसीलिए हमारा सही जवाब है. बाकी दोनों अगर आप देखो, एवोगैड्रोस लॉ बिल्कुल सही कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कब? सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कौन सी लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारा सही जवाब नहीं है. जल्दी से देखिए इसको. अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए. अ मेजर्ड टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट. What will be the reading in the Celsius scale? Now आपको बेटा फ़ारेनहाइट
सेल्सियस एंड केल्विन, इन तीनों का इंटर कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है. लेट मी टेल यू, आपको पता है तो जल्दी से सॉल्व करो, नहीं पता तो देखते हैं. सो वी नो दैट C by 5 is actually equals to, C is for degree Celsius, it's equal to F minus 32 by 9. और अगर आपको यही कन्वर्जन चाहिए किसमें, कैल्विन्स में, दैट इज K minus 273 by 5. ओके, तो आप इन तीनों का कन्वर्जन बच्चे इस फॉर्मूला से कर सकते हो और ये क्वेश्चन आ सकता है. देयर आर चांसेस फॉर लाइक सच टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस. ओके, नाउ हमको ये वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में पता है, करेक्ट. यहाँ पे F की वैल्यू हम 200 डालेंगे तो हमको C की वैल्यू पता चल जाएगी. तो चलो भाई, लेट्स डू दिस. दैट विल बी C over 5 इज इक्वल टू 200 minus 32. 200 minus 32 by 9. Okay, 200 minus 32 will be 168. So this will be 168. आप इस 5 को उधर भेज दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 168 by 5 over 9. 168 into 5, that is 840. Correct, 840 divided by 9. This will be 840 divided by 9. जब आप इसको exactly solve करोगे तो क्या आ रहा है? It is 93.33, I guess. Okay, 93.3 degrees Celsius. So this is our final answer, which is option number C. Okay, आपको यहाँ exact answer निकालना ही पड़ेगा because 94, 93 बहुत close है. तो you have to get the final answer till the final calculation हमको solve करना पड़ेगा. अभी बात करते हैं अगले question के बारे में. देखते हैं क्या कहता है. If 500 ml of a 5 molar solution is diluted to 1500 ml, okay, then what will be the molarity of the solution obtained? अब देखो, suppose आपके पास इसमें एक solution है, ठीक है, जिसकी volume है 500 ml, से यहाँ तक इसे भरा हुआ है, इसकी volume है 500 ml और इसकी molarity है 5 molar, okay. आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, आपने इसमें और पानी डाल दिया, ओके. तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? 500 ml से 1500 ml आपने और ज़्यादा पानी डाल दिया, ठीक है. तो फॉर श्योर इसकी मोलारिटी भी चेंज होगी, राइट. बट अगर इनिशियली इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, पानी डालने के बाद भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे, राइट. तो आप बोलोगे दैट N1 बिफोर डाइल्यूशन is equal to N2, right, after dilution, correct. And we know that molarity, what is molarity? Number of moles of solute over volume of solution in liters, right. तो यहाँ से हम number of moles कह सकते हैं molarity into volume, correct. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं number of moles, बच्चे क्या होते हैं? molarity into volume, correct. तो we know that N1 is equal to N2. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? that M1V1 is equal to M2V2, correct. That's what we can say. तो यहाँ पे molarity M1 की वैल्यू कितनी है? 5. that will be 5 into 500 is equal to M2. फाइनल molarity हमको निकालनी है, राइट. M2 मल्टीप्लाइड बाय V2. फाइनली हमारी वॉल्यूम कितनी हो गई? 1500. तो यहाँ से M2 की वैल्यू बच्चे कितनी निकल के आ जाएगी? 5 into 500 divided by 1500, right. So from here we can say that M2 is equal to 5 into 500 over 1500, correct. जीरो से जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट. देन हमारे पास बचेगा क्या? 5 3s are 15. So we will be left with 5 by 3, right. हमारे पास बचेगा क्या? 5 by 3. और 5 by 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आता है? 1.66. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर C. हमें फाइनल मोलारिटी बतानी थी, हमने फाइनल मोलारिटी बता दी. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की.
सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051। हमने पहले भी बात की थी, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 5 और 1 तो फॉर श्योर सिग्निफिकेंट है। बात आती है जीरोस की। डेसिमल से पहले वाले जीरोस वी नो कि सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यानी कि ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी बात करते हैं इन 3 जीरोस के बारे में, क्या ये सिग्निफिकेंट हैं? नहीं। हमेशा जो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, जो जीरोस हमेशा एंड में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सिग्निफिकेंट होते हैं, पहले वाले इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर ये होता 0.000510, तो जो 1 के बाद 0 आता वो फॉर श्योर सिग्निफिकेंट होता, बट इन दिस केस सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कौन है? 5 और 1, ठीक है, 5 and 1, these two are significant. So option number D becomes the right choice. Okay? आगे बढ़ते हैं। n gram of a substance X reacts with m gram of substance Y. Okay? To form p grams of a substance and p grams of a substance R and q grams of a substance X. रिएक्शन आपको गिवन है और आपको रिलेशनशिप बताना है NMPQ के बारे में। अब देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट करके आपको दिया गया है, बट लेट्स सी क्या ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमको क्या रिएक्शन गिवन है भाई? x प्लस वाई हमको क्या दे रहा है? R प्लस S दे रहा है, ठीक है। हमने n ग्राम्स लिया x का, वी हैव टेकन n ग्राम्स ऑफ x, y का कितना लिया? m ग्राम्स, y का लिया कितना? m ग्राम्स ऑफ y, और हमें कितना RS मिला? p ग्राम्स ऑफ s एंड q ग्राम्स, r ग्राम्स ऑफ p ग्राम्स ऑफ r एंड q ग्राम्स ऑफ s। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, सिर्फ बोलने में ये डिफिकल्ट लग रहा है। अब देखो बच्चे, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या बोल सकते हैं? n प्लस m इज इक्वल टू p प्लस q। अब रीअरेंज करके देख लेना, और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली यही रिलेशनशिप हमें बताना हो n, m, p और q के बीच में। सो वी कैन से दैट n प्लस m इज इक्वल टू p प्लस q। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अरे वाह, अगर आप पहला ही ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सही रिलेशनशिप है इन चारों के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 grams of solvent, 1 liter of the solution, 22.4 liters of the solution और 1000 grams of the solution। हमसे पूछा गया है कि अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है, सबसे पहले बात करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, और किस में होना चाहिए? किस यूनिट में? लीटर्स में होना चाहिए, सही है। अगर मोलारिटी 1 है ना, इफ द मोलारिटी इज 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में होंगे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की हम बात कर रहे होंगे, और यही हम डिफाइन करते हैं मोलारिटी। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये IIT में आया हुआ PYQ है, इतना सिंपल, तो फॉर श्योर नीट में तो आ ही सकता है, राइट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 grams ऑफ CO2 एट STP। ओके, हमें ये वैल्यू ग्राम्स में गिवन है और फाइनली हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। STP पे हम बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. मैम, इट्स गिवन वेट W over its molecular weight capital M. Okay, its given weight is 4.4 grams and its molecular weight is 44 grams per mole. सही है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बच्चे कितने निकल कर आ गए? 0.1 मोल हमारे पास क्या आ गया? 0.1 मोल हमारे पास आ गया. नाउ क्या हमें ये रिलेशनशिप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ पता है? STP पे यस मैम पता है. वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या होते हैं? गिवन वॉल्यूम है ना, या जो ये n मोल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको वी जस्ट राइट इट एज गिवन वॉल्यूम ओवर मोलार वॉल्यूम एट STP. ओके, हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे बात कर रहे हैं. सही है. सो दिस बिकम्स मोलार वॉल्यूम और हमें इस मोलार वॉल्यूम की ऑलरेडी वैल्यू पता है. STP पे कितनी होती है? 22.4 लीटर्स. तो क्या हम ये वॉल्यूम V डैश, सपोज अगर हम इसको नाम दे दें V डैश, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस. नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 आपको मिल जाएगा वॉल्यूम V डैश की वैल्यू. सो दिस विल बी number of moles multiplied by 22.4. number of moles अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करे 0.1, so that will be 0.1 multiplied by 22.4 which comes out to be 2.24. जल्दी से चेक करो क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? 2.24 लीटर्स हमारा फाइनल आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट है. बहुत इजी, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन. जल्दी से इसको देखिए फिर बढ़ते हैं आगे. अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज? ओके, तो आप नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मास ऑफ द टोटल कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट, दैट्स द बेसिक formula that you are going to use. Percentage composition, or you can say percentage of nitrogen, that will be equal to mass of nitrogen over mass of compound. Right, mass of compound. and क्योंकि हम लोग percentage की बात कर रहे हैं, so we have to multiply it by 100. okay, multiply it by 100. okay, that's what we have to do. so the first one is ammonium sulfate. बच्चे ammonium sulfate क्या होता है? it is NH4 whole twice SO4. right, कितने नाइट्रोजन है बेटा इसमें? आप देख सकते हो, दिस इज NH4 whole twice. right, it has 2 nitrogens. right, so कितना मास हो गया नाइट्रोजन का? 28 over its like mass of the compound in molecular weight it is given to you as 132. so 28 by 132 multiplied by 100. okay, अगला बात करते हैं, that is calcium cyanide which is CaCN2. okay, again इसमें भी कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2. तो this will be again 14 into 2 28 divided by 80 and multiply it by 100. okay, थर्ड वाले की बात करते हैं, यूरिया. यूरिया इज NH2CONH2. NH2CONH2. अगेन कितने नाइट्रोजन्स हैं? 2. तो कितना मास हो गया? 28 ओवर इट्स मॉलिक्यूलर वेट विच इज 60. और क्योंकि हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100. ऑप्शन नंबर डी इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. राइट, NH4NO3. फिर से 2 नाइट्रोजन, सो दिस विल बिकम 28 over 80 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें इसको एंड तक सॉल्व करने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो एग्जैक्टली सेम है.
तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा सवाल। तो बचता है ऑप्शन नंबर ए और सी। दूसरी तरकीब अपनाते हैं बच्चे, हर किसी के न्यूमरेटर में लिखा है 28, राइट, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द होल फ्रैक्शन बाय 100। तो क्या चीज हर किसी में अलग है? उसका मॉलिक्यूलर वेट विच इज इन डिनोमिनेटर, राइट। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, राइट। तो वही हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे कम वैल्यू किस में है डिनोमिनेटर में? यूरिया, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट है 60। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर सी यूरिया हमारा सही जवाब है। ओके इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखो 6.022 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, बेसिकली हमें क्या बताना है? मोलारिटी। तो देखो मोलारिटी क्या होता है? कैपिटल M, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज यूरिया इन दिस केस, N2 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए। क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यूरिया के? यस मैम। यू ऑलरेडी नो कि बच्चे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, राइट। व्हाट वी हैव बीन गिवन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालते हैं हम इसको? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ऐसे ही तो निकालते हो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? जितने मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो दैट वुड बी 6.022 into 10 raised to power 20 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। कितना हो जाता है बच्चे? 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? 10 raised to power 20 माइनस 23, है ना, जो पावर है वो क्या हो जाएगी? 20 माइनस 23, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 3, करेक्ट। तो हमें पता चल गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, हमने ये नंबर ऑफ मोल्स N2 की वैल्यू, ये क्या निकला है हमारे पास? N2 निकल गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, भाई ये हमको गिवन है 100 ml। क्या हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। 1000 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? बताओ भाई क्या मिल जाएगा? लीटर में वॉल्यूम। सो दिस बिकम्स 0.1 लीटर, या फिर अगर आप पावर्स में डील करोगे तो 10 रेज टू पावर -1 लीटर। सही है, तो चलो मोलारिटी निकाल लेते हैं एंड वी विल बी डन विद दिस क्वेश्चन। सो मोलारिटी विल बी N2 की वैल्यू 10 रेज टू पावर -3, वॉल्यूम की वैल्यू लीटर्स में 10 रेज टू पावर -1। तो ये कितना हो गया? 10 रेज टू पावर -3 माइनस -1, करेक्ट। सो -3 + 1 बोल सकते हैं। सो दिस इज 10 रेज टू पावर -2, राइट। 10 रेज टू पावर -2 मोलर। हमें आंसर डेसिमल्स में देना है, सो दिस बिकम्स 0.02 मोलर, 0.01 मोलर, राइट, 0.01 मोलर। Final answer, okay, which is option number B. I hope it's clear, no issues. आगे चलते हैं। The volume of CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 grams of BaCO3 at STP. Okay, तो जब आप BaCO3 की डिकॉम्पोजिशन होती है तो क्या बनता है बच्चा? क्या निकलता है? BaCO3, it gives you BaO plus CO2, okay, it gives you BaO plus CO2. This equation is already balanced, है ना, 3 ऑक्सीजन बेरियम कार्बन सब बैलेंस्ड है ऑलरेडी। सही है, तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। अब हम इसको नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम से रिलेट करते हैं पहले, ठीक है भाई। तो 1 वॉल्यूम ऑफ BaCO3 अगर हमारे पास है तो 1 वॉल्यूम ही CO2 जो है वो जनरेट होगा। हमारे पास क्या है? 9.85 ग्राम्स ऑफ BaCO3।
तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस मैम, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी आपको गिवन है कितना, 197. ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चे वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 0.05 मोल्स. हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 कितने निकल कर आ गए, 0.05 मोल्स. ओके, तो अगर इतने मोल्स BaCO3 के हैं उतने ही मोल्स CO2 के प्रोड्यूस होंगे, राइट? तो आप बोलोगे 0.05 moles of CO2 will be produced, right? 0.05 moles of CO2 will be produced. But क्या हमें मोल्स में बतानी है वैल्यू? नहीं, हमको ये वैल्यू लीटर्स में बतानी है एट STP. तो अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं भाई लीटर्स में, राइट? तो यू ऑलरेडी नो दैट एट STP ये क्या होगा, लेट्स राइट एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, गिवन वॉल्यूम मतलब जो भी n नंबर ऑफ मोल्स जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम V ओवर मोलार वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर्स, राइट? 22.4 लीटर्स. तो ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई हमारे पास, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय मोलार वॉल्यूम विच इज 22.4 लीटर्स. ओके, 22.4 लीटर्स. जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और चेक करो कि क्या ऑप्शन आ रहा है. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.12 लीटर्स. जब आप चेक करोगे ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चे, दिस विल बी 1.12 लीटर्स. आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है. जल्दी से देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. ओप्स, क्वेश्चन नंबर 26. The empirical formula of an acid is CH2O2. The probable molecular formula. Okay. तो हम ऑलरेडी अभी पीछे भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के लिए भी ये वैलिड होता है, टाइम्स कुछ n, राइट? जब आप इस पूरे को कुछ फैक्टर n से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? तब जाके हमें मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, तो हमारे पास है CH2O2. ऑप्शंस चेक करते हैं डायरेक्टली एंड वी विल गेट टू नो. अब ये वैल्यू अगर 1 होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH2O2. अगर इस n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, C2H4O4. चेक करें ऑप्शंस में, CH2O ये तो नहीं हो सकता, CH2O2 ये देखो सेम. तो यहाँ पे बच्चे हम क्या बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी निकल कर आ गई है, 1 हमारे ऑप्शन में. क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. Which of the following reaction is not according to the law of conservation of mass? Conservation of mass के अकॉर्डिंग जितने एटम्स लेफ्ट साइड में हैं उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए, राइट? बैलेंसिंग आप हमेशा किस लॉ के बेसिस पे करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये बात हमें पता है. तो चलो सारे ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारा जवाब मिल जाएगा. तो देखो ऑप्शन नंबर ए में 2 मैग्नीशियम इधर है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो ये तो सही है, करेक्ट है. हमें बताना है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑप्शन नंबर बी को चेक करें. इधर 3 कार्बन एटम्स, इधर सिर्फ 1 कार्बन एटम. मिल गया हमें हमारा जवाब. फर्दर हमें एग्जाम में चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 कार्बन एटम्स हैं और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन एटम है. सही है. क्योंकि ये गलत है इसीलिए हमारा सही जवाब है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना था. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. सी को भी चलो चेक कर लेते हैं. लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस 4,
राइट में भी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है एंड सिमिलरली इन ऑप्शन नंबर डी. ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर दिस एंड दिस. तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और मॉलिक्यूलर मास पता है. ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसको. लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, देन वी विल मूव अहेड. ओके, we have empirical formula which is CH2O. okay, और हमारे पास molecular mass है कितना 180. molecular mass is 180. this is given to us. हमें बताना क्या है, हमें molecular formula बताना है. ओके, empirical formula हमारे पास है, हमें molecular formula बताना है. ठीक है भाई, आई थिंक दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताना है. इज दैट ओके? आई थिंक सो. अब आपको पता है कि बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स कोई वैल्यू n, इट गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? इट गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? ये इसको चलो अभी तो लिख दिया. It gives you molecular formula, right? Similarly, empirical formula mass, अगर आप इसका mass calculate करो times the same value n, okay? It gives you molecular mass, right? It gives you molecular mass. Correct है? तो अगर हमें किसी तरह इस n की वैल्यू पता चल जाए तो हम molecular mass निकाल सकते हैं. सही है? तो चलो कैसे निकालेंगे? अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी बता सकते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बच्चे कितना होगा? 12 + 2 + 16, राइट? 12 + 2 + 16 कितना हो गया? 14 + 16, दैट इज 30, राइट? दैट इज 30. अब अगर आप देखो, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी पता है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी पता है. गिवन था ये हमें 180, ये हमने कैलकुलेट किया 30, और 180 मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी गिवन था. तो अगर आप यहाँ से देखो इस n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट? तो n की वैल्यू क्या आ जाती है? 180 by 30, दैट इज 6. अब अगर आप यही 6 की वैल्यू जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स n कर दो, ठीक है? अगर आप इसको कर दो CH2O, राइट? वी हैव CH2O टाइम्स 6. अगर अब हम इसको कर दें, सो दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स C6H12O6. यही है हमारा फाइनल आंसर. This becomes our final answer, which is option number C, as you can see. Okay? आगे बात करते हैं. 1 liter of a gas at STP weigh 1.16 grams. Okay? It can possibly be which gas? C2H2, COO2 या CH4. Okay? अगर हमारे पास 1 लीटर गैस है STP पे, तो उसकी वॉल्यूम कितनी रही होगी? बताइए. 22.4 लीटर्स, राइट? तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. सही है? तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? गिवन वेट, दैट इज 1.16 ग्राम्स, 1.16 ग्राम्स ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट? लेट्स टेक इट एज m. ओके, ये हमने कब निकाला नंबर ऑफ मोल? जब हम मास के साथ डील कर रहे थे. ठीक है, अगर हम इसकी जगह वॉल्यूम में डील करें तो क्या होगा? गिवन वॉल्यूम दैट इज गिवन टू अस एज 1 लीटर ओवर मोलार वॉल्यूम, राइट? विच बिकम्स 22.4. तो हमने नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील किया सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मास, है ना, कि हम मास को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम को यूज करके कब, किस सिनेरियो में? एसटीपी में, कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं.
अब अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पता चल गया m, which comes out to be 1.16 into 22.4, 1.16 into 22.4, ओके. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू 26, राइट. 22, 1.16, वेरी क्लोज टू 26. अब हमें चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 26 ग्राम्स पर मोल आ रहा होगा. तो जैसे कि अगर आप C2H2 को चेक करोगे, फॉर C2 12 इंटू 2 24 प्लस 2, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही निकल गया है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 24 प्लस 2 दैट्स 26. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. CO का अगर आप चेक करोगे तो दैट विल बी 12 प्लस 16 विच इज नॉट इक्वल टू 26. तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब है. आगे बात करते हैं. अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अभी हमने बात की थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है भाई. सो हियर वी हैव डन आवर 30 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड वी आर डन नाउ. Thank you for watching. I'll see you in the next session. Till then, bye bye. All the best.